हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 15 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जुलाई का, और तीसरा प्रश्न पत्र है ये। तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सारंगदेव ने प्रबंध के कितने अंगों की चर्चा की है? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7? इसका सही आंसर है सी 6। चलिए उसके अब नाम जान लेते हैं। ठीक है, 6 है। सारंगदेव ने प्रबंध के 6 अंग माने हैं। स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल प्रबंध की 5 जाति मानी गई हैं। मेदिनी, आनंदिनी, दीप्ति, भणिनी, भाणिनी, तरावली। ठीक है, प्रबंध की 4 धातु मानी गई हैं और उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक और आभोग। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आभोग, त्रितंत्री वीणा, घोषा वीणा, विपंची वीणा। सूची 2 में प्राचीन ताल क्रिया, किसी राग का नाम, किसी गीत का चौथा पदखंड या प्राचीन जाति का नाम। इसका कुट ये रहा आपके पास। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, ए का 3 होगा, किसी गीत का चौथा पदखंड। तितंत्री वीणा बी का क्या होगा? 4, तितंत्री वीणा का प्राचीन जाति का नाम। और सी का होगा 1, घोषा वीणा प्राचीन ताल क्रिया। और डी का होगा 2, विपंची वीणा किसी राग का नाम। अब देख लीजिए इसको जरा। आभोग किसी गीत का चौथा पदखंड। आर्ष भी प्राचीन जाति का नाम। अवाप प्राचीन ताल क्रिया। आनंदी किसी राग का नाम। ठीक है, ये वीणाओं से रिलेटेड है वैसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसन्न किसका नाम है? ए काकू, बी अलंकार, सी प्राचीन ताल या डी प्राची राग। सही आंसर है इसका बी, अलंकार। प्रसन्न अलंकार का नाम है। अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। ठीक है, अलंकार को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, पलटा भी। स्वरों को निश्चित क्रम को अपनाकर उसका आरोह अवरोह करने को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो इसको प्रसन्न भी कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। राग सुगराई किस अंग से संबंधित है? ए सारंग, बी मल्हार, सी कान्हड़ा या डी भैरव। तो इसका सही आंसर है सी, राग सुगराई कान्हड़ा अंग से संबंधित है। कान्हड़ा अंग में नी कोमल है। इसमें संगीत ही इस अंग की पहचान मानी जाती है। कान्हड़ा अंग का प्रमुख स्वर समूह नी प रे ग म रे सा है। मल्हार अंग के प्रमुख राग है। इसका स्वर
समूह रे म प नी म प नी ध नी सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी कांगड़ा से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, सही क्रम को चुनिए। ए है दयावती रौद्री रक्तिका रजनी, बी दयावती रजनी रक्तिका रौद्री, और दो ऑप्शन सेकंड पेज पे है तो वो आपको दिखा देता हूं मैं। सी है रजनी रक्तिका दयावती रौद्री, और डी है रक्तिका रजनी रौद्री दयावती। इसमें आपको एक याद होगा तो सब पता आपको चल जाएगा, एक दो आपको पता हो तो आप कर लोगे। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, अब देख लो किस हिसाब से श्रुतियों के ये नाम है। ये श्रुति के प्रकार में से एक है, श्रुति 22 मानी गई है। ठीक है, दयावती रजनी रक्तिका रौद्री सही क्रम है, पहले दयावती फिर रजनी फिर रक्तिका फिर रौद्री सही क्रम में है। हमेशा श्रुति का एक चीज याद रखना, सबसे पहला और सबसे अंतिम जरूर याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 22 श्रुति का सही क्रम है तीव्रा। ठीक है, तो तीव्रा आपको जरूर याद रखना है। बाकी तो सभी आपको ये थोड़ा रटना पड़ेगा, श्रुति को थोड़ा सा रटना पड़ता है। तीव्रा, कुमुदनी, कुमुदती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारिणी, प्रीति, मर्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मंदनी, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभनी। ठीक है, तो ये है क्षोभनी और तीव्रा हमेशा रखना। क्षोभनी सबसे 22वीं श्रुति है और पहला है कौन सा है, तीव्रा। तो ये आपको याद रखना है। और एक और तरीका है इसको याद रखने का कि आप इसके सारे एक कॉपी लीजिए और उसमें पहले पहले अक्षर को लिख लीजिए, ती कु मन, और फिर एक सेंटेंस सा बन जाएगा वो है? तो एक वाक्य सा बन जाएगा तो पूरा, तो उसे याद कर लीजिए। किसी भी तरीके से आप अपने तरीके से एक इजी पैटर्न आप अपने पास एक रखिए जो आपको जल्दी जिससे आप कनेक्ट हो पाए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पंडित सोमनाथ ने 22 श्रुतियों को दर्शाने के लिए किस वीणा का उपयोग किया? ए रौद्री वीणा, बी श्रुति वीणा, सी अचल वीणा, या डी ध्रुव वीणा। तो सही आंसर है इसका ए रौद्री वीणा का प्रयोग किया। ठीक है, पंडित सोमनाथ ने 22 श्रुतियों को दर्शाने के लिए, कितने श्रुति को 22 श्रुति को दर्शाने के लिए इन्होंने रौद्री वीणा का उपयोग किया था। सोमनाथ ने कई विकृत स्वर माने हैं, शुद्ध स्वर साथी बताए हैं, विकृत स्वरों के लिए तीव्र, तीव्रतर, मृदु आदि नाम बताए हैं। सोमनाथ कृत राग विबोध 609 में 5 विवेक अध्याय हैं। ये याद रखना, सोमनाथ का पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो इन्होंने राग विबोध लिखा है। और राग तत्व विबोध किसने लिखा है वो मुझे कमेंट करके बताना। आगे इस ग्रंथ में 22 श्रुतियां हैं। इस ग्रंथ में 22 श्रुतियों को 22 पर्दों का विवरण है। ठीक है, 22 श्रुतियों को 22 पर्दों का भी विवरण बताया गया है। ये चीज मेन आपको याद रखने वाली चीज ये है कि सोमनाथ का ग्रंथ राग विबोध कब, तो 609 ईस्वी में। ठीक है, और इसने विकृत स्वर के हिसाब से बता रखे इन्होंने। तो तीव्र, तीव्रतर, मृदु, मृदु भी याद रखना है, वरना कंफ्यूजन होगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मानसिंह तोमर के दरबारी गायक कौन थे? तो ए है सूरत सेन, बी नायक बक्सू, सी गोपाल नायक, या डी अदारंग। सही आंसर है इसका बी नायक बक्सू। मानसिंह तोमर के दरबारी गायक नायक बक्सू थे। राजा मानसिंह तोमर 1485 से 1518 ईस्वी अति गुणी संगीत विद्वान तथा ग्वालियर घराने के प्रतिष्ठा
थे। ध्रुपद गान के पुनरुद्धारक वे प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनके दरबार में अनेक गायक व वादक थे, जिनमें नायक बैजू, नायक बक्सू, नायक चरजू तथा रामदास आदि उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, एक ये जूजू सब में लग रहा है, तो इससे भी आप बड़ी ऊ की मात्रा सब में लग रही है, तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। कोई तरीका ढूंढा करिए याद रखने का, वरना जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है कि आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ लें आप उसे भूलेंगे भी, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है। जैसे आप थ्योरिकल नहीं पढ़ते हैं किसी चीज को, तो थ्योरिकल पढ़ रहे हैं तो माइंड में आपके रहेगा, ज्यादा देर तक रहेगा। लेकिन अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन आप सिर्फ देख रहे हैं तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ज्यादा एक 1 वीक 2 वीक, हाँ, उसके बाद आप भूलेंगे। तो इसके लिए आपको ज्यादा देर तक याद रखना है, तो उसके लिए आपको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आप किसी भी चीज को याद ज्यादा देर तक रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। इसमें से कौन सा विषम है वो आपको बताना है। ए साइटेशन, बी पेरेंटिक नोट, सी सिनोप्सी, डी लीडिंग नोट। लीडिंग नोट तो इसका सही आंसर है डी, लीडिंग नोट विषम माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। ठीक है, ये देख ले, सूची 1 है, सूची 2 है। ए में वृत्त वृंद विसर्जितम विषम पदी। सूची 2 में है ताल जाति, हाथ का संकेत, संयोजन, ताल मार्ग। ठीक है, कुछ आपको मैं दिखा देता हूं इसका। आप हमेशा याद रखें, जब भी हम नेट का एग्जाम दें तो कुट वाले क्वेश्चन और तर्क वाले क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन को आप एंड में करें। मेरी अपनी आपको सलाह है एक, कि जब भी आप करें एग्जाम में, तो एक तो आता है तर्क वाला, आता है ना क्वेश्चन की आर का एक तर्क है, तो इस तरीके से जो आता है वो क्वेश्चन, और एक ये ऐसे क्वेश्चन कुट वाले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप कोशिश करें लास्ट में करने की। वैसे ये इसमें भी कोई ज्यादा वो हार्ड नहीं है, आपको इसमें तो एक पता चलेगा तो सारे पता चल जाएंगे, इसमें भी ऐसा है। लेकिन तब भी मेरा अपना एक ओपिनियन है आपको, मेरा अपना एडवाइस है, सॉरी। तो इसका ए होगा। अब ए को हम मिलाते हैं, चलिए। ए का 4 होगा, वृत्त का ताल मार्ग है ये। बी का 3 होगा, वृंद का संयोजन होगा। सी का 2 होगा, विसर्जितम का हो जाएगा हाथ का संकेत, और विषमपदी का होगा ताल जाति। ठीक है, ये देख सकते हैं, वृत्त ताल मार्ग वृंद संयोजन विसर्जितम हाथ में संकेत विषमपदी ताल जाति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। पंडित शुभंकर ने संगीत दामोदर कब लिखा था? तो ए है 14वीं शताब्दी में, बी 15वीं शताब्दी में, सी 16वीं शताब्दी में, या डी 18वीं शताब्दी में। इसका आंसर तो आपको दिख ही गया होगा। हो जाता है कभी ऐसे पीडीएफ में प्रॉब्लम होती है। तो ये है
बी 15वीं शताब्दी में। बहुत लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं, सर मुझे ये आप जिस बुक से पढ़ा रहे हैं ये बता दीजिए। बहुत लोगों का आया है और बहुत लोगों को मैं बार बार ये बुक देता रहता हूँ। तो मैंने टेलीग्राम पे मैंने वो भेज दिया है, बुक का लिंक भेज दिया है मैंने। अगर आपको परचेज करना है तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए तो वहां से भी आप ये परचेज कर सकते हैं। तो इस बुक का जो लिंक है वो मैंने वहां पे दे दिया है। बहुत लोग मुझे अदर पर्सनली मैसेज करके पूछते रहते हैं, तो मैंने बता दिया है आपको, जो कि आप उसमें मैंने लिंक डाल दिया है। और बाकी उसमें एक मैंने ऐसी सेटिंग कर रखी है अपने टेलीग्राम में कि जो लोग नए आते हैं वो पहले के भी जितने भी मैसेज हैं, जितने भी पीडीएफ है वो देख सकते हैं। तो इसलिए अगर जो भी नए आ रहे हैं, जो नए ज्वाइन होते हैं टेलीग्राम, तो वो पुरानी चीजों को भी जाके देख सकते हैं, जिससे उनकी हेल्प हो पाएगी। जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड करके देखें, वो आपके काम ही क्या। अगर आप म्यूजिक से हैं तो आपको आपकी सारी चीजें काम ही की होंगी। वहां पे बुक्स होंगी, बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। जो वैकेंसीज आती हैं प्राइवेट की, वो सब होगा। तो वो सब जरूर देखें, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है बी 15वीं शताब्दी में। संगीत दामोदर ग्रंथ 15वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 5 अध्याय हैं, जिसमें भाव, विभाव, अनुभाव, नायक नायिका का विवरण इत्यादि दिया गया है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से नित्य संबंधी ग्रंथ है। एक चीज और है कि आप सबको ये लग रहा होगा कि आज मैं कम क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं। तो क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो उससे मुझे नहीं लगता कि 20-25 मिनट से ऊपर की वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। फिर वो 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे की वीडियो, वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो छोटी वीडियो होगी तो एक एक आप देख सकते हैं आराम से। हाँ, तो धीरे धीरे करके सारी वीडियो आएंगी, सारी चीजें होंगी और अच्छी तरीके से हम पढ़ पाए, अच्छी तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें किसी चीज को, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और एक एक करके सारे क्वेश्चन पेपर में करवा दूंगा, तो वो भी आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वर में 4 श्रुतियों किसके समान होती हैं? ए 204 सेंट्स, बी 200 सेंट्स, सी 182 सेंट्स, डी 150 सेंट्स। तो सही आंसर है इसका ए 204 सेंट्स होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भरत मुनि किसके प्रतिपादक हैं? ए रसवाद, बी सहसवाद, सी ध्वनिवाद, डी वक्रोक्तावाद। तो इसका सही आंसर है ए रसवाद। भरत मुनि किसके प्रतिपादक है? तो वो रसवाद के प्रतिपादक है। भरत मुनि रसवाद के प्रतिपादक है। रसवाद सिद्धांत की सुव्यवस्था चर्चा सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में की गई है। रस का निरूपण नाट्य प्रसंग में किया गया है। रस की निष्पत्ति के बारे में भरत कहते हैं, विभाग, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से ही रस निष्पत्ति होती है। फिर से एक बार बता देता हूँ, विभाग, अनुभाग, संचारी भावों के संयोग से ही रस निष्पत्ति होती है। भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, मेरे माइंड में कुछ था, अभी मैं भूल गया जस्ट। हाँ, कि अगर आपको, जैसे आपने ये वीडियो खत्म की तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए और वीडियोस देख लीजिए। हाँ, अभी में से कोई मांग रहे थे, कमेंट किया था उन्होंने कि उन्हें क्वेश्चन पेपर चाहिए टीजीटी का, तो मुझे किसी ने दिया था, वो एक एक फोटो खींच के दिया था। तो वो आप देख लेना, वो मेरे पास तो अभी नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने टेलीग्राम पे भेजा था, तो आप पहले के मैसेज देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप वो देखोगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज आप कमेंट करते हैं
तो वो पहले लोग कर चुके होते हैं, तो उनका आंसर मैं टेलीग्राम पे दे चुका होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कमेंट में आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा यूट्यूब पे। हाँ, और भेजूंगा मैं आपको वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं भेजा जा सकता कोई पीडीएफ या कुछ चीज, कमेंट में नहीं होता। लिंक भेजा जा सकता है लेकिन वो नहीं भेजा जा सकता, तो इसलिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 28, कला के सभी रूपों में से सर्वाधिक अमूर्त रूप है? ए साहित्य, बी चित्रकारी, सी संगीत, डी मूर्तिकला। इसका सही आंसर है सी संगीत। कला के सभी रूपों में से सर्वाधिक अमूर्त क्या है? तो संगीत है, सब प्रथम है ये, है ना। कला के सभी रूपों में संगीत सर्वाधिक अमूर्त रूप है। कला शब्द भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से प्रयुक्त होता रहा है। कला शब्द कल धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सुंदर। ठीक है, संगीत कला यह नाद का स्वरूप है जो स्थूल पदार्थों से मुक्त एक सूक्ष्म तत्व है। इसमें कलाकार ध्वनि के माध्यम से भावों को व्यक्त करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो जितनी भी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं जो वत्सल्य जी ने बता रखा है, कामसूत्र में बता रखा है। हाँ, तो उसमें से भी सबसे पहले ललित कलाएं हैं, ललित कलाओं से भी पहले संगीत है ना। संगीत गायन है, गायन वादन नृत्य, उसके बाद चित्रकला, उसके बाद मूर्ति कला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि तरंगों की तीव्रता किस कारक पर निर्भर करती है? ए बारंबारता, बी विषतीर्णता, सी समयावधि, डी ध्वनि तरंग। तो इसका सही आंसर है बी विस्तीर्णता। ठीक है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता विस्तीर्णता कारक पर निर्भर करती है। ध्वनि निर्माण भौतिक जगत की एक विशेष घटना है। किसी वस्तु पर आघात करने से वह वस्तु कंपित होती है, उसे ही ध्वनि तरंग कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ पे एक स्वरावली दी गई है, रे कोमल म प ध कोमल सा। ठीक है, यह स्वरावली किस राग की नहीं है? ए गुणकली, बी जोगिया, सी भैरवी, डी कोमल आसावरी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे है या नहीं है, तो ये आप जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे गलत होते हैं, है ना। स्वरावली दे दी तो कौन सी स्वरावली है डायरेक्ट देखने लगते हैं, ऐसे नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। सही आंसर है इसका सी भैरवी। ठीक है, भैरवी का ये नहीं है। रेम पद सा भैरवी राग की स्वरावली नहीं है। भैरवी राग अपने ठाट का आश्रय राग है। ठीक है, जाति संपूर्ण है, संपूर्ण है। वादी म है, संवादी सा है। न्यास के स्वर म प सा। गायन समय प्रातकाल संप्रकृति राग विलास खानी है। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आपको आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है वो बताइए, शेयर जरूर कीजिए। और जितने भी जो म्यूजिशियन लोग हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSS, बी, NVS, KVS के लिए कोशिश कर रहे हैं, या जो वैकेंसीज में
अप्लाई करते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है म्यूजिक टीचर के लिए, कोई भी म्यूजिक टीचर के लिए हो, तो वो उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। आपकी हो ही रही है, उनकी भी हो पाए। और कोई प्रॉब्लम है वो भी बताइए। बाकी आज के लिए इतना ही, और थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।